किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, डाउटफुल टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें से बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार दरोगा, एसआई, बीपीएससी सभी के लिए ज़रूरी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है डाउटफुल टॉपिक में लिए हैं भारतीय संविधान को। इसमें उसी चीज़ को रखा गया है या उसी चीज़ को देख रहे हैं जो कि अक्सर डाउट होता है या एग्जाम में फंस जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? तो एक संघीय संविधान कहा जाता है। संघीय यानी यूनियन, ठीक है, और भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अतः संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विवरण दिया है, स्पष्ट किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इससे पूछा जाएगा संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विघटन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विघटन किया गया है। एक एक टॉपिक को आगे देखेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले संघ सूची की बात है तो संघ सूची में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले यूनियन संघीय शक्ति को इंग्लिश में यूनियन कैटालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन कैटालॉग। यूनियन कैटालॉग यानी संघ सूची में शामिल किए गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी यहाँ पर राष्ट्रीय नेशनल इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें जिन विषयों को शामिल किया गया है उसमें केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो इस पर केवल संसद कानून बना सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्र में राष्ट्रपति से इस पर हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये डाउट आएगा कि आखिर किस किस सूची को संघ सूची में डाला गया है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। संघ सूची, अब आइए राज्य सूची। राज्य सूची कहते किसको है? स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में क्षेत्रीय विषय, ठीक है ना, क्षेत्रीय विषय पर महत्व रूप से ध्यान दिया गया है, यानी ये रीजनल सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें उस विषय को शामिल किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व को ध्यान रखता है, जो रीजनल, गांव या फिर शहर या आपके स्टेट से संबंधित चीज़ों को रखा गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। ये राज्य विधानमंडल, तो सबसे पहले है कि राज्य विधानमंडल कहते किसको है? इसमें विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल 3 मिलते हैं तो राज्य विधानमंडल कहलाता है। इसमें ये राज्य विधानमंडल जो होता है ये स्टेट का होता है, कोई भी राज्य का होता है। इसमें राज्य विधानमंडल में राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल का साइन होने के बाद ही कोई भी कानून बनेगा। तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आने के बाद लास्ट में जो होगा राज्यपाल का हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाएगा। मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधान परिषद है। इसका ट्रिक हम बताए हुए हैं, तू भी मजा कर, ठीक है। 6 राज्य है, इसमें 6 राज्य का वर्णन है, ठीक है। तो आप उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्य है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन चीज़ शामिल है? तो सबसे पहले इसको शामिल होने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कहते किसको है। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी दोनों इसमें क्या करता है? कानून बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, जो केंद्र सरकार बनाएगा कोई भी विषय पर कानून, यानी इसमें समवर्ती सूची में कहा गया है कि कोई भी चीज़ पर अगर बनाएगा तो उसको राज्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन दोनों मिलकर कानून बना सकता है, ठीक ना। तो ये समवर्ती सूची में है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन कैटालॉग। तो इसमें सबसे पहली बात, इसमें पहले 97 विषय था, अब प्रेजेंट में 100 विषय हो गया। कितना विषय हो गया? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है समवर्ती सूची में, सॉरी संघ सूची में अभी प्रेजेंट में कितना विषय है? तो 100 विषय। पहले कितना था? 97 था। तो सबसे पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। तो विदेशी मामला संघ सूची का विषय होगा, रेडियो संघ सूची का विषय होगा, टेलीविज़न, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना और निगम कर, ये सब जितने भी आएंगे संघ सूची में आएंगे, ठीक है ना।
संघ सूची में आ गए। आर्मी वगैरह जो है संघ सूची में, डिफेंस वगैरह है संघ सूची में आएंगे। आइए राज्य सूची जानते हैं। राज्य सूची का कौन कौन सा विषय है। सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, इसमें अभी प्रेजेंट में 61 विषय हैं। पहले कितना था, 66 विषय था। अभी कितना है, मात्र 61 विषय है। इसमें पुलिस आ जाएंगे। पुलिस स्टेट में होता ही है, सभी का अपना अपना पुलिस होता है और सभी का पावर अपना अपना स्टेट तक ही सीमित होता है। सबका अपना जुरिस्डिक्शन तक ही होता है, अपना क्षेत्र तक ही होता है। जैसे कि कहीं का पुलिस है, किसी को अपॉइंट किया गया है, जैसे दरोगा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया, तो उसका पावर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलेगा। तो इसका जो है राज्य सूची का विषय का मतलब है कि जो भी राज्य के अंदर होगा और जिस क्षेत्र में होगा उसको उसी क्षेत्र तक पावर होगा, ये होगा राज्य सूची का। ऐसा नहीं कि वो दूसरे स्टेट में जाके कर सकता, तो फिर वो यूनियन का विषय हो जाएगा, यूनियन लिस्ट में चला जाएगा। तो पुलिस को यूनियन लिस्ट में नहीं, स्टेट लिस्ट में रखा गया। लोक व्यवस्था, ठीक है, पब्लिक के लिए आप जो भी व्यवस्था करते हैं, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। भूमि सुधार, सबका अपना अपना होता है स्टेट वाइज। प्रति व्यक्ति आय, सबका अपना पर कैपिटा इनकम होता है। कृषि, एग्रीकल्चर, बार बार कुछ एग्जाम में पूछता है कि कृषि किस सब्जेक्ट का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। किस विषय का सूची है, तो ये हो गया किस राज्य, ये तो राज्य सूची में आ जाएगा कृषि। गैस, ठीक है, गैस भी आएंगे राज्य सूची में। और कोई भी रेलवे पुलिस भी अपना राज्य सूची का विषय। पंचायती राज, तो इससे पता ही चल जाता पंचायती राज को बनाया गया था राज्य के लिए ही। और कारागार, कोई भी जो कारागार होगा, ये जो जेल वगैरह होगा, सबका अपना अपना होता है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और भी एक्स्ट्रा है, और भी इत्यादि बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, इसमें कितना विषय है, इसमें पहले 52 विषय था, अभी प्रेजेंट में इसमें पहले 47 विषय था, अभी प्रेजेंट में 52 विषय है। ठीक है, देखिए यूनियन में 100 विषय है। उसके बाद ये स्टेट में हो गया आपका 61 विषय, और जाके कंकरेंट लिस्ट में हो गया आपका 52 विषय। पहले 47 था, इसमें बढ़ गया। सब में घटा है लेकिन इसमें बढ़ा है। नहीं, बढ़ा तो एक और है, यूनियन में भी। यूनियन में 97 था, संघ सूची में 97 था, 100 हुआ। और इसमें 66 विषय था, सिर्फ राज्य सूची घट गया, 66 से 61 आ गया। बाकी तो दोनों बढ़ा है, यूनियन भी 97 से 100 हुआ, और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट भी आपका 47 से 52 हुआ। चलिए समवर्ती सूची का विषय देख लेते हैं क्या क्या होगा। आर्थिक योजना, ठीक है, नियोजन जो भी होगा, ये दोनों मिलकर, स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। योजना आयोग, ठीक है, और आपराधिक मामले के जो भी होंगे, ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये दोनों का विषय है, यानी ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, समवर्ती सूची स्टेट में भी और यूनियन दोनों में चलता है। वन दोनों का होता है, समवर्ती सूची में जाएगा। विद्युत समवर्ती सूची का भाग होगा। दंत प्रक्रिया एवं विवाह, ये समवर्ती सूची का भाग होगा। विवाह विच्छेद, ये भी समवर्ती सूची का भाग होगा। सामाजिक नियोजन, ये भी आपका समवर्ती सूची का भाग है। और गोद लेना, यानी किसी को एडॉप्ट किया जाता है, तो ये भी आपका समवर्ती सूची का भाग है। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। संविधान के कुल 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची को देख लेते हैं। फटाफट रिवीजन इसलिए कर रहे हैं, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही बता रहे हैं। सबसे पहला अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के बनाया जा सकता है। कि मतलब भारत में कहा गया कि यहाँ पर संघ शासित राज्य, यानी आपका यूनियन टेरिटरीज और स्टेट दोनों का सम्मिलित रूप होगा। ये भाग नहीं, ये पहली सूची में कहा गया, ठीक है ना, पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल। दूसरी अनुसूची में कहा गया इसके वेतन और भत्ते और पेंशन, यानी अभी शपथ वगैरह नहीं लिया है, पहले ही वेतन और भत्ते की बात कर दिया गया। कोई भी ऑफिसर वगैरह अपॉइंट होंगे तो दूसरी अनुसूची के अनुसार उनको वेतन भत्ते और पेंशन की बात किया गया है। और उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ, पहले वेतन भत्ते की बात किया गया है दूसरी अनुसूची में, और उसके बाद तीसरी अनुसूची है जिसमें कि उसके शपथ लेने की बात कही गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, शपथ लेने की बात, शपथ ग्रहण करने की बात तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों का निर्धारण किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, टोटल राज्यसभा में 250 सीट है। 250 सीट में अलग अलग स्टेट के कितने होंगे, जैसे बिहार के जो यहाँ से अपॉइंट होंगे वो 16 सीट है, ठीक है ना। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का सीटों का निर्धारण किया गया कि आखिर किस राज्य के लिए कितना किया जाएगा।
जैसे यूपी के लिए 32 में 1 कम कर दीजिए, यानी 16 का दुगना से 1 कम, यानी 31 सीट है। तो इसी तरह से अदर स्टेट का भी होगा। सबका राज्यों का जो सीटों का निर्धारण किया गया है राज्य सूची में, मतलब चौथी अनुसूची में, ये राज्यसभा का जो भी सीट है अलग अलग राज्यों के द्वारा वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। 5वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि विभिन्न राज्य के अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों मिलके जो किस तरह से रहेंगे और उसका प्रशासन का काम कहाँ तक और उसका नियंत्रण एरिया मतलब कहाँ तक उसका क्षेत्र होगा उसके बारे में कहा गया है। आइए छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या कहा गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका एक ट्रिक दे दिए हैं, ATMM। ATMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मौ से मेघालय, मी से मिजोरम। यानी आपको यहाँ पर ATMM याद रखना है। ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों की जनजातियों का प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ATMM 4 राज्यों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची क्या कहता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अभी जस्ट इससे पहले टॉपिक में क्लियर किए थे। एक 7वीं अनुसूची का जो बात कही गया, केंद्र और राज्य का शक्तियों का विघटन के बारे में, शक्तियों का बंटवारा के बारे में, विघटन नहीं बंटवारा के बारे में बात किया गया। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अभी 100 विषय है। राज्य सूची में 66 विषय था, अभी 61 विषय है। और समवर्ती सूची में 47 विषय था, अभी 52 विषय है। और ये जो समवर्ती सूची का बात कहा गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची का बात जो किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। चलिए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषा, पहले 8वीं अनुसूची में पहले मूल भाषा 14 था, बाद में इसको 22 भाषा किया गया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मूल भाषा में 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या ऐड हुआ। 21वें संविधान संशोधन 1967, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, यानी 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली ये 3 भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकता है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 92वें संविधान संशोधन 2003। सबसे पहली बात, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ ये याद रखना है, 2003 में। इसमें मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो 4 भाषा को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। कितनावां? 92वें संविधान संशोधन 2003। भाषाओं का संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये सब 8वीं अनुसूची का ही भाग है, बात है। और टोटल 22 भाषा है, पहले से 14 था। और इधर 4, इधर 3, 4 3 7 और इधर 1 8, 14 8 22 भाषा हो गया। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। जब 14 भाषा मूल भाषा थी 8वीं अनुसूची में, तो 8 भाषा को अलग अलग संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सबसे पहला 61वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? तो ये भाषा आपका सिंधी है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। चलिए, 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन में? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन सा भाषा था? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। अब टोटल हो गया 22 भाषा। आइए 9वीं अनुसूची में क्या है, थोड़ा सा 8वीं अनुसूची को तो देख लिया, अब 9वीं अनुसूची पर आते हैं। तो इसमें भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, 9 का ए भी है, ये भी सबको बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मोटा मोटी बात को समझ लेते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में जो है 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985।
में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? जिसमें दल बदल से संबंधित है, ठीक है ना, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में किस चीज़ का बात किया गया है? 11वीं अनुसूची की बात किया 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है ना, इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज का उल्लेख है। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992। लागू कब से हुआ? 1993। सबसे पहला पंचायती राज वाला जिला तो नागौर जो बना था, ये सबसे पहले कौन सा राज्य में है? ये राजस्थान में है। नागौर जिला राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। वर्तमान में 29 विषय है। 29 विषय को 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज में शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज पहले किस मतलब किस अनुसूची में है, तो आप बताइएगा कि 11वीं अनुसूची में है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज में टोटल कुल कितना विषय है, तो 29 विषय है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? 29 विषय है, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची जो लास्ट है, 12th शेड्यूल, इसमें है 69वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, सॉरी 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका का उल्लेख किया गया। 74वां संविधान संशोधन सबसे पहली बात 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये आपका 1993 में, 92 के बाद जस्ट आपका 93 में क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। और 12वीं अनुसूची में है 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और नगर पालिका में टोटल 18 विषय है। क्लियर हुआ? तो नगर पालिका में टोटल 18 विषय है। तो अब आइए टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक इसी में थोड़ा सा और है, चलिए थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को ज़्यादा, ये मोस्टली बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एसएससी में पूछा जाता है, दरोगा भी पूछा जाएगा, तो आपसे छूटेगा नहीं, पक्का, ये गारंटी तो है। तो आइए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के द्वारा 5 तरह का रीट जारी करने का बात किया गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी किया जाता है, तो ये 5 तरह का होता है। और हाई कोर्ट के द्वारा तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। तब वो 5 रीट को हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस, ठीक है ना। पहला है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा, यानी 24 घंटे में अगर किसी व्यक्ति को अगर आप पकड़ते हैं, पुलिस का काम होता है कि उसको 24 घंटा के भीतर न्यायाधीश के सामने यानी न्यायालय में उसको उपस्थित किया जाएगा। ये पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी से समझिए, किसी आदमी को बंधित कर लिए हैं तो उसको 24 घंटा में आपको न्यायाधीश के सामने उपस्थित कराना होगा। दूसरा है परमादेश, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मंडामस, परमादेश यानी मंडामस। इसके द्वारा न्यायालय में अधिकारी को आदेश देती है कि उस कार्य के लिए जो वो किए गए उसके क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आती है। मतलब परमादेश में, मंडामस में ये कहा गया है, न्यायालय द्वारा अधिकारी को यह आदेश देती है कि उस कार्य को करें जो उसके जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्र में आता है। मान लीजिए कि आप कोई स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में हैं और आप कोई भी काम करते करते दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ आपका पावर काम नहीं करेगा, क्योंकि अलग स्टेट का अलग पुलिस काम करेगी, अलग व्यक्ति काम करेंगे, या अलग डिस्ट्रिक्ट में जो जिनका अधिकार क्षेत्र है, वो देखते होंगे कि सभी स्टेट या सभी डिस्ट्रिक्ट के आगे लिखा रहता है कि आपका बॉर्डर समय ख़त्म, मतलब सीमा ख़त्म हुआ, यहाँ से दूसरे ज़िले का सीमा शुरुआत होता है, तो उस जगह पर आपका जुरिस्डिक्शन काम नहीं करेगा। तो ये परमादेश यानी मंडामस में साफ साफ कह दिया गया न्यायाधीश के द्वारा कि आदेश देता है उस अधिकारी को, मतलब जो कार्य जो कर रहे हैं उसको अपने क्षेत्र के सीमा में ही करना है, ठीक है ना, अधिकार के अंतर्गत आती है, उसी को करें। तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, ये जो है तीसरा। यह रीट का मुख्य उद्देश्य, इस रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये अतिक्रमण, अगर आप जो जिस जगह पर बैठे हैं या जिस पोस्ट पर हैं, अगर आप अपने अधीनस्थ यानी न्यायालय या कोई और व्यक्ति का जगह स्थान ले लेते हैं, ठीक है, अतिक्रमण करने से उसको रोकते हैं।
जैसे विधायिका को कार्यपालिका और किसी भी निजी व्यक्ति का संस्था के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यानी विधायिका को सब चीज़ में कहा गया कि विधायिका को कार्यपालिका से और न्यायपालिका से अलग किया गया। तो न्यायपालिका के द्वारा यहाँ पर यानी न्यायाधीश के द्वारा यह ऑर्डर दिया जाता है कि रीट जारी किया जाता है कि आप जिस जगह पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं, उसका अतिक्रमण ना करें, उस पोस्ट का वैल्यू बना के रखें और किसी भी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उस जगह पर ना बैठें। अगर आपका समय सीमा खत्म हो गया तो दूसरे व्यक्ति को बैठने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा में उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यह रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, यानी इसको सर्ट्यूटरी कहते हैं इंग्लिश में, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर वरिष्ठ न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या अपने छोटे मोटे जितने भी कोर्ट होते हैं उसको ये भेजा जाता है ऑर्डर। और वो अगर अपने आधिकारिक मतलब जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको रोकने के लिए उसको उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूटरी नाम का रीट जारी किया जाता है उसके खिलाफ। नोट में इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक अंतर है। आप कहिएगा प्रतिषेध और उत्प्रेषण तो एक ही जैसा लगता है, उधर अतिक्रमण कर रहा है, ये भी अपने जगह पर अतिक्रमण कर रहा है। तो समझिए, प्रतिषेध उस समय जारी किया जाता है, प्रतिषेध यानी प्रोविज़न उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य उस कार्यवाही को रोकना होता है। यानी कोई काम हो रहा है और उसमें वो गलत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रीट जारी किया जाता है। अब समझिए उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूटरी, जबकि उत्प्रेषण यानी उत्प्रेषण रीट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। यानी आपका कार्यवाही अब समाप्त हो गया, अब आपको जो रीट जारी किया जाएगा वो उत्प्रेषण होगा यानी सर्ट्यूटरी होगा। समझ गए ना। और पांचवा रीट जो है अधिकार परीक्षा, इसको कहते हैं को वारंटो। अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, यह रीट अवैधानिक रूप से असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर कोई आसीन व्यक्ति के विरुद्ध मतलब अधिकार परीक्षा, यानी आप मान लीजिए समझिए को वारंटो उस रीट को कहेंगे जब मान लीजिए कि आप कोई डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक के बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अब तो उसका नाम चेंज करके आरडीओ कर दिया गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और आप उस पोस्ट पर बैठे हैं। मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ से कार्यकाल समाप्त हो गया या फिर आपका टाइम पीरियड पूरा गया या आपका ट्रांसफ़र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो अब मान लीजिए दूसरे जो बन के आएंगे, ज़्यादातर मोस्टली होता है कि अगर कोई जिसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है दूसरा जब आता है अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर और आप उसको बैठने के लिए उस पर नहीं देते हैं, कहते नहीं हम इसी अधिकार परीक्षा अपना अधिकार उस पर जमा लेते हैं कि नहीं हम ही बैठेंगे, तो उसके लिए क्या रीट जारी किया जाएगा, उसके लिए अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो रीट जारी किया जाएगा। उसके द्वारा जो जारी किया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि भाई आप कैसे इस पर बैठ सकते हैं जबकि आपका टाइम पीरियड यानी कार्यकाल समाप्त हो गया है और जो नया ज्वाइनिंग आया है उसको ज्वाइन करवाइए। तो ये सब जो होता है, ये लास्ट वाला जो है अधिकार परीक्षा, ये आपको जॉब से रिलेटेड है। आपके जब जॉब होंगे तो उस टाइप का अगर कोई ऐसा होगा तो आप उनके खिलाफ जब हाई कोर्ट में अपील कीजिएगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कीजिएगा तो उनको को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा नामक रीट जारी किया जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट है, ये रीटें अंग्रेजी कानून के लिए से लिया गया है। यानी ये रीट सब जो है ये ब्रिटिश जब उस समय थे उसी के कानून से लिया गया है, जिन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता है। सबसे पहले ये जो ब्रिटिश कानून से रीट लिया गया है इसको विशेषाधिकार रीट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था पहले, कालांतर में यानी ऐतिहासिक की बात करें तो मेडाइवल या एंशियंट में ये राजा के द्वारा जारी किया जाता था। अब भी इसे न्याय का झरना कहा जाता है। अब भी इसको क्या कहा जाता है, न्याय का झरना कहा जाता है। ये इसलिए आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 तरह का रीट जारी करता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के द्वारा 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। समझ गए ना। और BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का आत्मा कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, YB रेड्डी समिति, कुछ समिति से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। YB रेड्डी समिति 2001 में आया था। ये आयकर छूट की समीक्षा करता है, आयकर इनकम टैक्स की समीक्षा करता है, देखरेख करता है। तो ये जो समिति बनाया गया था YB रेड्डी समिति और 2001 में
न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग, न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग ये 7वां वेतन यानी 7th पे कमीशन से संबंधित है। पूछ दिया जाएगा 7वां वेतन आयोग किससे संबंधित है, तो न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग द्वारा। यानी ये सब सुझाव दिए थे कि कौन कौन सा समिति था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। ये पंचायती राज संस्था से जुड़ा हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, 1957 में। और 1857 की क्रांति तो याद ही है। देखिए लिंक करके जोड़ने से आपको अच्छा खासा याद रहेगा। और 1958 में क्या हुआ था, तो डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ के साथ किसका स्थापना हुआ था, तो नासा का स्थापना भी 1958 में हुआ। डीआरडीओ के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। इसी तरह इसरो है भारत का, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब इसके संस्थापक कौन है, के सिवान तो बिल्कुल याद मत रखिएगा, चेंज हो गए हैं, एस सोमनाथ है। 1969 में इनका स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1969। अब पूछ दिया जाएगा कि अब इसी से 1969 से 100 साल चले जाइए तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी का 1869 में जन्म हुआ। तो जोड़ के लिंक करके याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद रहेगा। तो आइए, बलवंत राय मेहता समिति हो गया। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये गरीबी रेखा को से संबंधित है, ठीक है ना। गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने पर उनका गणना सूत्र जो दिया था, ये सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा। नेक्स्ट है शिवरामन समिति, ये 1979 में आया था। ये नाबार्ड की स्थापना से संबंधित था। शिवरामन समिति ने नाबार्ड की स्थापना का चर्चा किया था। स्वामीनाथन आयोग, ये 2004 में आया था। ये किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया। शिवरामन आयोग 2004। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी का ग्रांट कमीशन आयोग के लिए इसको, इससे संबंधित है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से राधा कृष्णन आयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति किस चीज़ से संबंधित है, ये कर सुधार से है। रेखा समिति किससे है, ये अप्रत्यक्ष कर से है। सरकरिया आयोग किससे है, केंद्र राज्य संबंध से है सरकरिया आयोग। ये संथानम समिति बहुत बार पूछा है, ये सीबीआई की स्थापना से लेके संबंधित है, सीबीआई की स्थापना से रिलेटेड है। कौन सा, के संथानम समिति। सी रंगराजन समिति 2012 में आया था। ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया गया था। और एक था सुरेश तेंदुलकर समिति, भी गरीब रेखा से। दवे समिति 2000 ईस्वी में आया था। ये असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से संबंधित था। जो क्षेत्र संगठित नहीं है उसके लिए पेंशन योजना की बात कहा था दवे समिति 2000 ईस्वी में। सुभाष वर्मा सोमा वर्मन समिति 2006 में आया था। ये बैंकिंग लोकपाल से संबंधित है। सोमा वर्मन समिति 2006 बैंकिंग लोकपाल से। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है। खुसरो समिति किससे था, कृषि ऋण प्रणाली से। एमबी शाह कमेटी ये विदेशों, याद रखिए एमबी शाह, ठीक है, अमित शाह से याद रखिए एमबी शाह। अमित शाह क्या करते हैं, ज़्यादातर विदेश दौरा करते हैं, इसी से याद रखिए। एमबी शाह कमेटी विदेशों में जमा काले धन की जांच करने के लिए इसको बनाया गया था, एमबी शाह कमेटी। महाजन समिति 1997 में चीनी आयोग से, चीनी उद्योग से संबंधित था। महाजन आयोग, महाजन क्या करता है, ज़्यादातर चीनी उद्योग को जमा करके रखता है महाजन वगैरह, तो इससे याद रखिए महाजन समिति, चीनी आयोग 1997। मीरा सेठ समिति हथकरघा का विकास, हथकरघा यानी कुटीर उद्योग, मीरा समिति। नरसिम्हा समिति 1991 बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। नरसिम्हा समिति 1991 में किस लिए था, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग के लिए था। लघु उद्योग यानी छोटा मोटा जो भी काम होता है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इसको बनाया गया था आबिद हुसैन समिति। केलकर समिति 2002 में ये कर संरचना सुधार से था। कर जो मतलब टैक्स का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाया था केलकर समिति 2002 में। के कस्तूरी रंगन समिति 2017 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। और अभी जो भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, कि कस्तूरी रंगन का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं के संस्तुति पर इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया गया, जिसमें 5+3+3+4 5+3+3+4 तरह का मॉडल दिया था। कोठारी आयोग 1964 में भारत में शैक्षणिक क्षेत्र में सभी पहलुओं के लिए जांच करने के लिए बनाया गया आयोग का नाम था कोठारी आयोग। 1964 भारत में शैक्षिक क्षेत्रों के लिए
सभी पहलुओं को जांच करने के लिए बनाया गया आयोग का नाम था कोठारी आयोग। ठीक है, ये तो रहा इंपॉर्टेंट चीज़। अब आइए नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है प्रमुख स्थानीय पवन एवं उष्ण पवनीय। ठीक है ना, विश्व के प्रमुख स्थानीय पवन है और उसको कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्थानीय पवन में हम देखेंगे उष्ण क्षेत्र वाला, तो चिनूक जो है ये कहाँ पर जाना जाता है, तो यूएसए और कनाडा और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर जो हवा बहती है उस हवा का नाम है चिनूक हवा। ठीक है, चिनूक यूएसए कनाडा के रॉकी पर्वत पर। फॉन ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बहती है। आल्प्स के पर्वत के दक्षिणी ढाल पर कौन सी हवा, फॉन हवा। सिरोको उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है, उसको कहते हैं सिरोको, उत्तरी अफ्रीका से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट है सिमूम, ये सिमूम जो होता है सिमूम हवा ये सहारा मरुस्थल और अरेबियाई मतलब अरब एरिया, इधर अरब मतलब हो गया आपका सऊदी अरब, उस एरिया में जो हवा चलती है उसको कहते हैं सिमूम। हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, ये सहारा मरुस्थल में बहता है। जब लोग गर्म से परेशान हो जाते हैं तो लोग थक हार के आराम करने लगते हैं। जब ये हरमट्टन हवा चलती है यानी डॉक्टर पवन चलती है, डॉक्टर हवा के नाम से वहाँ के लोग बोलते हैं, जब ये चलती है तो लोगों में फिर से एक साहस आता है और वो फिर से अपना काम में लग जाता है। याद रखिएगा कौन सा, हरमट्टन, डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। लू भारत का महान मैदान यानी मैदानी क्षेत्र में जो चलने वाला है एरिया को गर्मी में जो चलता है उसको लू कहते हैं। ब्रिक फील्डर जो होता है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ब्रिक फील्डर हवा कहाँ चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। आइए थोड़ा सा शीतल स्थानीय पवन का नाम जान लें जो ठंडा होता है, ये सब गर्म वाला था। अब ठंडा की बात करते हैं। मिरिस्टल स्पेन और फ्रांस की पठारी क्षेत्र में चलने वाली हवा को मिरिस्टल कहा जाता है। कहाँ पर, स्पेन और फ्रांस। बोरा, ठीक है, बोरा ये एड्रियाटिक सागर की पूर्वी तट पर चलने वाली हवा को बोरा कहा जाता है। बुरॉन ये साइबेरियाई क्षेत्र में बुरॉन कहा जाता है। बलिजार्ड ये यूएसए में ठंडी हवा को बलिजार्ड कहा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा विश्व के प्रमुख यानी प्रसिद्ध गर्म धाराएं देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ देता है, एक बार बीपीएससी में पूछ दिया था अबू लोहास जलधारा सबसे पहली बात कहाँ बहती है, तो ये इंडियन ओशन इसका सही होगा। दूसरा बार पूछ दिया था अबू लोहास जलधारा किस तरह का जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। तो आज थोड़ा सा हम लोग गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा पर भी बात कर लेते हैं। आइए नॉर्वेरियन धारा, सबसे पहले नॉर्वे की से जो चलती है नॉर्वेरियन धारा, ये आपका गर्म जलधारा है। थोड़ा सा गर्म जलधारा की बात कर लेते हैं। सीधा याद रखिएगा कि अभी जो बात करने वाले हैं वो सारा का सारा गर्म जलधारा से होगा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, तो ये भी गर्म जलधारा है, क्योंकि देखिए गर्म जलधारा किसको कहेंगे, जो कि नॉर्थ मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर यानी इक्वेटर एरिया से नीचे की मतलब जो इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएगा उसको ठंडी, और जो ऊपर से नॉर्थ या साउथ से इक्वेटर की तरफ जाएगा उसको ठंडी जलधारा कहेंगे। गर्म जलधारा किसको कहेंगे, जो इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएगी, जो ऊपर से नीचे की ओर आएगी उसको कहेंगे, जो इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएगी उसको हम लोग कहेंगे गर्म जलधारा, जो ऊपर से नीचे की ओर आएगी उसको कहेंगे ठंडी जलधारा। चलिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, गर्म जलधारा। ये भी क्वेश्चन पूछा यूएसए के पास है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी गर्म जलधारा है। उत्तरी विश्वसीय धारा, ये भी आपका गर्म जलधारा है। दक्षिणी विश्वसीय धारा, ये भी आपका गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा, ये भी आपका गर्म जलधारा है। अबू लोहास धारा, ये भी आपका गर्म जलधारा है। सोमाली धारा, ये भी आपका गर्म जलधारा है। आयोसियो जलधारा, ये भी आपका गर्म जलधारा। क्यूरोसियो धारा, ये भी आपका गर्म जलधारा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये भी आपका गर्म था। अब हम लोग बात करेंगे ठंडी जलधारा की बात करेंगे। पूर्वी पवन ड्रिफ्ट, ठीक है, पूर्वी पवन ड्रिफ्ट ये आपको ऑस्ट्रेलिया ये आपको अंटार्कटिका के ऊपर मिल जाएगा, ये आपका ठंडी जलधारा है। पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट, ये भी आपका ठंडी जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, और यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को गर्म जलधारा कहेंगे और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा को ठंडी जलधारा कहेंगे। बेंगुएला धारा, ये आपका ठंडी जलधारा। केराड़ी जलधारा ठंडी है। रेनले धारा ठंडी है। लेब्राडोर यूएसए में ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया यूएसए में ठंडी जलधारा।
पेरू और हम्बोल्ट जलधारा, ये भी आपका ठंडी जलधारा है। तो आपका ठंडी जलधारा भी खत्म हो गया, ठीक ना। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका प्रमुख जनजाति से, प्रमुख जनजाति से है लास्ट जो टॉपिक है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। एस्किमो कहाँ पाया जाता है? ये कनाडा वाला एरिया में, कनाडा, ग्रीनलैंड और टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाया जाता है। बंटू, ये दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है बंटू। लेप कहाँ पाया जाता है? यूरोप का टुंड्रा प्रदेश में। और बर्बर जनजाति कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में। माओरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। एबोर्जिन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जनजाति को एबोर्जिन्स और न्यूजीलैंड के माओरी। ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदीबू, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता है। फिन्स यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। हेमाटाइट्स, ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाया जाता है। खिरगिज बहुत बार पूछा जाता है, मध्य एशिया। किकियू, ये केन्या में पाया जाता है। किकियू। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और पिग्मी जायरे, यानी कांगो बेसिन वाला एरिया में पिग्मी जनजाति पाया जाता है, जो दीमक को भी खाता है, ठीक है ना। दीमक जो निकलता है इससे, रेगिस्तान से। पपुआंस में न्यूगिनी जनजाति पाया जाता है। रेड इंडियन, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। वेद्दा, श्रीलंका के जनजाति को वेद्दा कहते हैं। ओस्तियांग, तुंगू, याकूत, चुकुची, कोरियाक, ये सब एशियाई टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले जनजाति हैं। क्या है? ओस्तांग, तुंगू, याकूत, चुकुची और कोरियाक, ये सब आपका ऑस्ट्रेलियाई टुंड्रा प्रदेश में है। जुलू, दक्षिण अफ्रीका के जुलू दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत में रहने वाला, नटाल प्रांत में दक्षिण अफ्रीका में जो जनजाति पाया जाता है जुलू कहते हैं। और लद्दाख में जो कुछ लोग पाए जाते हैं वो वेलकम को जुले जुले कहते हैं। वेलकम को यानी स्वागत, जब वहाँ जाइएगा स्वागत आपको करेंगे जुले जुले वर्ड से। और जुलू यहाँ का दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत में रहने वाला जनजाति है। सेमांग जो है मलेशिया में कहा जाता है। पुनान जो है बोर्नियो में कहा जाता है। बुशमैन जो है ये दीमक खाते हैं, ये कालाहारी मरुस्थल में रहता है, पिग्मी नहीं खाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बुशमैन बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते ही हैं। कालाहारी बोत्सवाना देश में है, मोस्टली साउथ अफ्रीका में है। तो ये देखिएगा कि वहाँ पर से जो कीड़ा मकोड़ा निकलता है उसको भी खा जाते हैं बुशमैन जनजाति। युकागिर, ये साइबेरियाई क्षेत्र में पाते हैं। ओका, इक्वाडोर में पाया जाता है। बोरो जो दक्षिण अफ्रीका का अमेजन बेसिन में पाया जाता है। बद्दू जनजाति, ये अरब में पाया जाता है, अरेबियन सऊदी अरेबिया एरिया में। आइनू, जापान में पाया जाता है। हॉरेंटॉट कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है। कज्जाक, मध्य एशिया में पाया जाता है। फुलानी, नाइजीरिया में कहा जाता है। कालामुख, ये मध्य एशिया में पाया जाता है। हौसा, नाइजीरिया में पाया जाता है। फल्लाह, नील नदी के किनारे जो घाटी में कृषक लोग रहते हैं उसको फल्लाह कहते हैं। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाया जाता है। मेग्या जनजाति पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। माया जनजाति मैक्सिको में कहा जाता है। यही माया जनजाति के द्वारा कहा गया था कि 2012 में भूकंप आएगा और पूरे पृथ्वी खत्म हो जाएगा। हालांकि इसका बात सत्य भी हो जाता, क्योंकि उस समय जो है एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाली थी, लेकिन पृथ्वी अपने घूर्णन गति के कारण अपनी जगह से, यानी परिक्रमण गति के कारण अपनी जगह से थोड़ा रोटेट हो गई, जिससे कि आने वाला जो था एस्ट्रॉइड उससे काफ़ी दूर चले गया, इसलिए हमारा देश बच गया, मतलब पूरा पृथ्वी बच गया। तो माया जनजाति ये कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में। बोअर जो पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, बोअर दक्षिण अफ्रीका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके लिए डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। हम बहुत फटाफट इसमें रिवीजन करवाएं ताकि आपको महज सुन लेना है 1-2 बार और आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।